हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर, यानी कि 1000 साल में हमारे इतिहास में क्या परिवर्तन हुआ। 1000 साल यानी मिडीवल पीरियड। इस बुक में हमें मिडीवल पीरियड के बारे में ही बताया गया है, 7 AD से 17 AD के बीच का इतिहास। तो इसमें हम पढ़ते हैं, देखो मैप 1 वाज मेड इन, जो मैप फर्स्ट है, ये जो मैप फर्स्ट है ये 1154 ईस्वी में अरब जोग्राफर अल इदरीसी द्वारा बनाया गया है। द सेशन रिपोर्टेड हेयर इन डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो इसमें वर्ल्ड के मैप को बनाया गया, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। और मैप 2 जो है वो 1720 ईस्वी में फ्रांस कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया है। द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंस इवन थ्रू देयर आर द सेम एरिया। दोनों मैप में सेम एरिया को दिखाया गया है। अल इदरीसी मैप जो है उसमें साउथ इंडिया को नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में दिखाया गया, और श्रीलंका जो है आइलैंड उसको टॉप पर दिखाया गया है। प्लेस नेम, जो प्लेस ने के जो नाम लिखे गए हैं वो अरेबिक वर्ड यूज किए गए हैं। एंड देर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। और कुछ सेम वर्ड इसमें जो आज के टाइम के जो वर्ड है वो ही सेम टाइम पहले भी यूज किए गए, जैसे कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का आज का जो मैप है नोज। मैप 2 जो है नियर मैप 1 और मैप 2 में 600 साल का अंतर है। ड्यूरिंग टाइम, इस टाइम में इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट आर चेंज एंड कंसल्टिंग। जो इस टाइम में जो इंफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी चेंज हुई। दी मैप सेम वर फॉर familiars to us and coastal area in particular are surprisingly detailed. द मैप वाज यूज बाय यूरोपियन सेलर। और जो ये मैप बनाए गए हैं इसको यूरोपियन सेलर यानी कि जो यात्री होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, इसको अपनी यात्रा में वो यूज करते थे। अब इसमें आगे देखो, इक्वलिटी इम्पोर्टेंट ऑफ फैक्ट दैट, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे युग के मानचित्रांकन में बहुत अंतर आ गए, दूसरे मानचित्र में बहुत अंतर आ गया है। इतिहासकार जब बीते युग के नक्शे, लेख, स्क्रिप्ट्स ये सब यूज करते थे, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो उनकी न्यूज़ होती थी उनका बड़ा ध्यान रखा जाता था। अब इसमें न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी होती है सेंचुरी, यानी कि नई और पुरानी सेंचुरी में उनमें क्या डिफरेंस होता था। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं को बदलते हैं, भाषा और अर्थ में काफ़ी अंतर आ जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एक्सिस्ट इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसाइडेड ओवर द ईयर्स, यानी कि ऐतिहासिक जो लेख होते थे उनकी भाषाओं के जो भाषा में लिखे हुए मिलते थे उनकी भाषा में बदलती रहती थी। जैसे कि आज की जो फारसी, मध्य युग की जो फारसी है उसमें काफ़ी अंतर होता था। समय के साथ साथ इनकी भाषा के शब्द ही नहीं बल्कि व्याकरण में और शब्दों में काफ़ी अंतर आ जाता था। अब टेक द टर्म, जो हिंदुस्तान जो टर्म है, जो शब्द है, उसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आज हम इसको आधुनिक समय में नेशनल स्टेट, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में इसका जो नेम यूज किया गया था, इसका यूज इतिहास का मिनहाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना में स्थित क्षेत्र के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था। पंजाब, हरियाणा आइलैंड बिटवीन द गंगा के बीच का जो एरिया था उन्होंने हिंदुस्तान का यूज किया था। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस के अकॉर्डिंग, उन्होंने लैंड यूज किया था। इसमें पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग यानी कि दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग जो जो एरिया उसके अंडर आता था उसको उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। द एरिया इंक्लूड इन द टर्म शिफ्टिंग विद, जो नीचे का जो एरिया शिफ्ट हो चुका था सल्तनत से, जो सल्तनत के अकॉर्डिंग नहीं आता था, दिल्ली सल्तनत में नहीं आता था, उसको साउथ इंडिया का नाम दिया गया, उसको हिंदुस्तान में इंक्लूड नहीं किया गया। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी से पहले जब फ्यूना एंड द कल्चर, इंडिया का फ्यूना और कल्चर था, इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूड हुआ था। एज वी सी लेटर, हम चैप्टर में देखते हैं कि वी सो द सिमिलर टू द 14th सेंचुरी में जब पोइट अमीर खुसरो आए थे उन्होंने हिंद शब्द का यूज किया था। वाइल द आइडिया जोग्राफिकल एंड कल्चर, यानी कि उनके जो विचार थे जोग्राफिकल और कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिया को एक्सिट किया था। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विद इज टुडे। जो हिंदुस्तान शब्द है वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में नहीं जुड़ते जो हम आज जोड़े रखते हैं। Historians today have to be careful about the term that we use because they meant
डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। इतिहासकार जो थे, हिस्टोरियन जो थे, किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी यूज करते थे। पुराने समय में अर्थ बदल सकता था। जैसे पुराने समय में क्या था, फॉरनर शब्द जो था, ये जो फॉरनर शब्द है, इट इज़ यूज टूडे इज ए मीन समवन। आज के टाइम में हम इसको यूज करते हैं हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो इंडियन नहीं है। बट द मिडिवल पीरियड में फॉरनर जो यूज किया जाता था, मिडिवल पीरियड में जो फॉरनर वर्ड यूज किया जाता था, उसके वो उस आदमी के लिए यूज किया जाता था जो अपेयर से इन द गिवन विलेज, जो उनके गांव का नहीं है। सम वन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, या उनके सोसाइटी का या उनके कल्चर का पार्ट नहीं है। इन हिंदी, और जो हिंदी वर्ड है, जो ये फॉरनर वर्ड है, विदेशी वर्ड है, उसको हिंदी में परदेशी बोला जाता था। डिस्क्राइब सच ए पर्सन, जो उनके समाज का नहीं होता था, उसको अजनबी भी बोला जाता था। फिर ए सिटी ड्वेलर देयर फॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर टू द फॉरनर, और एक सिटी में आने वाला लोग जो जंगल से आता था या किसी दूसरे गांव से आता था, उसको भी फॉरनर बोला जाता था। बट टू पीसेंट लिव इन, लेकिन एक ही गांव में, अगर वो एक ही गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको फॉरनर नहीं कहा जाता था। इसलिए इनके रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, इससे क्या है, उनके एक दूसरे के विदेशी नहीं होते थे, वे एक दूसरे के रिलीजियस होते थे। अलग अलग जाति धार्मिक परंपराओं से जुड़े होने पर भी वे विदेशी नहीं होते थे। फिर आता है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स, यानी कि इतिहासकार और उनके स्रोत, यानी कि उन इतिहासकारों को इतिहास की जानकारी किन स्रोतों से पता चलती थी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिससे उनको इतिहास के बारे में पता चलता था। हिस्टोरियन क्या है, काफ़ी टाइप के सोर्स है वो यूज़ करते थे अपनी स्टडी करने के लिए, इतिहास की स्टडी करने के लिए अलग अलग तरह का सहारा, चीज़ों का सहारा लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, जैसे पिछले साल हमने 6th क्लास में गुप्त शासक के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। ये देखो, जो हमने गुप्त शासन और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, गुप्त डेंसिटी के बारे में पढ़ा। फॉलोइंग 1000 ईयर, रफ 700 to 715 ईयर्स तक 1000 के बारे में इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे। अब इस काल के जैसे हम पढ़ते हैं, यू विल नोटिस दैट कंट्रीब्यूटेड इन द सोर्स यूज बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। इस काल में जो इतिहासकार हैं उन्हीं स्रोतों का यूज करते थे, उन्हीं चीज़ों का यूज करते थे जो वे पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इसे जो हिस्टोरियन थे इस काल में जानने के लिए काफ़ी भवन निर्माण करना, जैसे बिल्डिंग बनाना, ठीक है, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि भवन निर्माण, सिक्कों, लिखित सामग्री का प्रयोग करते थे। पर कुछ बातें पहले से ही काफ़ी अलग होती थी। इस युग में लिखित सामग्री की संख्या विविध आश्चर्य, यानी कि काफ़ी सरप्राइज करने वाली बढ़ गई थी। इससे आगे के इतिहासकार जो थे, सूचनाओं को दूसरे सूचना धीरे धीरे कम होने लग गया था। अब इसमें देखो, पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। पीपल जो लोग जो थे पवित्र चीज़ें टेक्स्ट करते थे। और क्रॉनिकल्स इन रूलर, राजा जो थे लेटर, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, राजाओं के जो क्रॉनिकल्स होते थे, लेटर होते थे, टीचिंग ऑफ संत होते थे, पेशेंट्स होते थे, जुडिटरी रिकॉर्ड होते थे, एंड फॉर रजिस्टर होते थे उनके अकाउंट के, और टेक्स्ट होते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्ट बाय द वेल्थ पीपल, रूलर, मैन्यूस्क्रिप्ट टेम्पल्स, दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरियन एंड अचीवर्स। वो सब ये चीज़ लोग क्या कहते कम करने लगे थे। इस समय में वो क्या लोग थे, अचीवर में, लाइब्रेरी में वो सामान रखते थे। दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस। और ये सब जो चीज़ें थी ना, हिस्टोरियों को, जो इतिहासकार थे उनको काफ़ी जानकारी देती थी, और वो उनसे काफ़ी यूज करके डिफ़िकल्ट भी थे उनको यूज करने में। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। इन दोज डेज सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, जो कॉपी की जाती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, वो हाथ से लिखी जाती थी। इफ़ यू हैव इवर कॉपीड, अब देखो इस पैरे में क्या बताया गया है, अगर एक हिस्टोरियन जो इतिहासकार था वो दूसरे इतिहासकार की मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर उसकी कॉपी करता था, लेकिन अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता था वो उसमें से अपने अकॉर्डिंग लिख देता, यानी कि जो मेन पॉइंट था कोई बार वो छूट जाते थे। इसी तरह जब उसकी कोई कॉपी दूसरा कोई राजा करता था तो वो कोई मेन पॉइंट छोड़ देता था। इसी प्रकार जो रियलिटी होती थी ना, वो उस जो लास्ट में जो मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार होता था उसमें कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। दीज स्मॉल डिफरेंस ग्रो ओवर सेंचुरी ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द धनी, यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लास्ट में तैयार होती थी उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता था।
इसके बाद जो लिपियाँ बनाई गई, प्रतिलिपियाँ हुई, उन पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि जो लास्ट में तैयार होता था, इतिहासकारों को केवल सिर्फ वही कॉपी तैयार की जाती थी। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वेरिएशन ऑफ द सेम टेक्स्ट ऑफ गेस दैट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। इसका क्या परिणाम होता था? इतिहासकारों को पहले वाले वृत्तांत की जैसे अंदाज लगाने के लिए क्या लेखक क्या लिखते थे, इतिहासकार के ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। इसका क्या परिणाम होता था कि कई बार लेखक स्वयं भी समय पर अपने अपने मुख्य वृत्तांत संशोधन करते रहते थे, अपनी अपनी लिखी हुई चीज़ों को बार बार पढ़ते रहते थे। और 1356 ईस्वी में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा गया, दोनों में अंतर आ जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर एक 1356 में लिखा गया है मैन्युस्क्रिप्ट, एक 1356 में लिखा गया, दूसरा 1960 में लिखा गया, तो उनमें क्या था, रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और लाइब्रेरी में रखा जाता था। दोनों के ईयर्स में अंतर होने के बावजूद उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट में भी उनके काफ़ी अंतर आ जाता था। अब इसमें देखो, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, द स्टडी न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, यानी कि कुछ राजनीतिक और सामाजिक ग्रुप के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर बिटवीन 700 से 1750 के बीच में जो 1000 वर्ष का समय था, उसमें काफ़ी परिवर्तन होने के कारण इसके स्टडी में, यानी कि इसकी स्टडी करने में जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार को, उनको काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। इस काल में नई टेक्निक का भी विकास हो गया था। ऑल डिफरेंट मूवमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी आर द अपीयरेंस, काफ़ी डेवलप हो चुका था इस काल में। लाइक दिस पर्शियन, इस पर्शियन में क्या होता था, पहले हथियारों का उपयोग, सिंचाई की रैट का प्रयोग होने लगा। पर्शियन जो लोग थे, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई में इरिगेशन व्हील का यूज होता था। इन स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, बुनाई में वेविंग वाला स्पिनिंग व्हील का यूज होता था। एग्रीकल्चर में व्हील, और इसमें वीविंग वाले में स्पिनिंग व्हील का यूज होता था। एंड फार्मर इज कॉम्बैट, देखो फार्मर्स इज फायरमैन, देखो फायरमैन इज कॉम्बैट, फायरमैन होता है आर्मी के लोग, कॉम्बैट होता है गोले, तोप के गोले, यानी कि जो आर्मी के लोग थे वो तोप के गोले यूज करने लगे थे। न्यू फूड एंड बीवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट यानी कि हमारे इंडिया के आसपास के एरिया में खाने की भी कई नई चीज़ें उपयोग होने लगी थी, जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दो इन्वेंशन न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स। अब इनसे क्या होना था, हमारे देश में जो चीज़ें खाई जाती है, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिली खाई जाती, आज हम ये सोचते हैं कि हमारे देश की है, बट ये विदेशी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनको क्रॉप किया जाता था। केम along with people who brought other ideas that as well as a result, जो नई टेक्नोलॉजी यूज होती थी वही लोग साथ अपने विचारों को भी लेके आए थे। जो नई टेक्नोलॉजी यूज करे थे वो अपने आइडियाज़ को अपने साथ लाए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि आज जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का जो काल रहा है ना, इसको हम आगे भी जानेंगे। अब इसके बारे में देखो, दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। अब ये जो समय था ना, वो एक से दूसरे स्थान पर आना जाना अपनी गतिविधि को भी बढ़ा रहा था। ग्रुप ऑफ पीपल, लोग अक्सर क्या थे, पीपल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोग जो है ग्रुप बनाकर ट्रैवल करते थे, यात्राएं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में जाते थे, यात्रा करने लगे थे खाने की तलाश में। फिर आता दी सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमिनेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल ए कर्व ऑफ फ्यूचर। कुछ जो उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट में थे ना, जो अपार पैसे वगैरह थे, उनके भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। फिर आता है इस काल में क्या हुआ, जो राजपूत जो थे, राजपूत शब्द देखो इसमें, राजपूत शब्द वन ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप होता था, हु बिकेम इम्पोर्टेंट होते थे इस पीरियड में। हु वर द राजपूत, जो राजपूत थे उनको राजपूता भी कहा जाता था। द सन ऑफ ए रूलर, और जो राजा के बेटे होते थे। बिटवीन द 18 एंड 14 सेंचुरी, 8 और 14 सेंचुरी के बीच में जो टर्म अप्लाइड मोर जनरली ए ग्रुप ऑफ वेरियस हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट। लेकिन 8 और 14 सेंचुरी के बीच में जो टर्म यूज हुई थी राजपूता, वो क्षत्रिय लोगों के लिए भी यूज होने लगी। क्षत्रिय लोग यानी कि जो लड़ाई योद्धा वगैरह होते थे, क्षत्रियों को वर्ग के होने का दावा करते थे, उसके लिए शब्द
राजपूत शब्द का भी यूज होने, केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति सैनिक भी आते थे उसके अंदर, जो पूरे महाद्वीप में पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग शासकों की सेनाओं में काम करते थे। बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स, सोल्जर और कमांडर्स भी थे जो हु सर्वड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनरेच ऑफ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे देश में जो मर्चेंट्स जो राजा वगैरह थे उनके नीचे वो काम करते थे। ए चिवलर कोड ऑफ द कंडक्ट, जो काम करते थे जैसे राजपूतों की जो स्वामी भक्ति थी, जो चिवलर कोड होता था स्वामी भक्ति थी, एक्सट्रीम वॉलियर एंड द ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी थी, वर द क्वालिटीज एब्सोल्यूट राजपूतास बाय देयर पोइट्स एंड बार्ड्स। स्वामी भक्ति थी, पराक्रम होता था उनका, गुणगान कवियों और चरण भट्टों द्वारा किया जाता था, पोइट्स के द्वारा किया जाता। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द महाराताज, सिख जात, ठीक है, होम्स, खातियाज, ए कास्ट ऑफ स्क्राइब एंड सब्सक्रिप्शन आर आल्सो यूज्ड इन अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज ऑफ बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। इसी राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो था अन्य जातियां थी, सिख, होम, जाट, मराठा का आदि भी थी। होम कांस्य लिपिकों मुखियों का कार्य करते थे। फिर आता है हमारा थ्रू आउट दिस पीरियड। अब देखो ये हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इसके बारे में पढ़ते हैं। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पूरे पीरियड में देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एक्सेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, ए चेंज फास्टर मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर। इस पूरे काल में, इस पूरे पीरियड में कृषि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए तेजी से जंगलों की कटाई होने लगी, फॉरेस्ट की, जंगलों की कटाई हो रही थी, पर्यावरण में परिवर्तन होने लगे थे। कुछ क्षेत्रों में तो ये प्रक्रिया अधिक तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा था। वनों में रहने वाली जातियों को मजबूर होना पड़ा था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। कुछ वनवासी जो कृषक बन गए थे और जुताई करने लगे थे। कुछ नए किसान थे जो मराठा मंदिरों, क्षेत्रीय बाजारों, पुजारियों को प्रभावित कर रहे थे। ये किसान समाज के जो थे ना अंग बन गए थे। उन्होंने जमींदारों की बेगार करनी पड़ती थी, कर चुकाना पड़ता था। इस कारण किसानों में सामाजिक और आर्थिक अंतर आ गया था। किसान जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। कुछ लोग किसान बन गए, कुछ व्यापार करने लगे, लेकिन किसान और जमींदारी वर्ग में जो ना सामाजिक और आर्थिक अंतर आने लग गया था। यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे वो इनको निम्न समझने लगे, निम्न समझ रहे थे, और आर्थिक उनमें उन पैसे के अकॉर्डिंग भी उनमें परिवर्तन आने लग गया था। और कुछ किसान मवेशी पालते थे और कुछ के पास उपजाऊ भूमि भी होती थी। फिर आता है हमें जातिज फॉर्म देयर आउन रूल रेगुलेशन टू द मैनेज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मेंबर। जातियाँ जो थी अपनी जाति के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए स्वयं नियम बनाने लगी। जाति फॉर्म, जाति जो वर्ड है, जाति जो है वो अपने रूल, अपने रूल बनाने लगी थी। दीज रेगुलेशन वर इन्फॉर्म्ड बाय ए असेंबली ऑफ द एल्डर्स। जाति के जो बुजुर्ग थे, एल्डर्स लोग थे, वो इन नियमों का पालन करवाते थे, वो ही इनके नेता होते थे। डिस्क्राइब इन सम एरिया इन द जाति पंचायत, और कुछ एरिया में तो जाति के नाम पर पंचायत भी होती थी। बट जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। लेकिन जातियों को अपने रहने की जगह से गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव का मुखिया का शासन होता था। मिलजुल कर राज्य की एक छोटी सी इकाई होते थे। सर्वल विलेज, यानी कि बहुत सारे गांव विलेज जो थे, बहुत सारे विलेज थे। गवर्नमेंट बाय ए चीने फ्लेम टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल, वे केवल एक स्मॉल यूनिट ही नहीं थे, वो एक स्टेट का रूप में काम करते थे। अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रह गए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। देखो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, इसलिए हम इसको आगे में करेंगे। थैंक यू।